नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका त्रिपाठी जीजीआईसी सिंगार नगर से आप सबको वाणिज्य विषय के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बही खाता के पहले पार्ट से अंतिम खाते। तो अंतिम खाते के पहले तीन भाग हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम चौथा भाग देखेंगे जिसमें हम संपत्तियों और दायित्वों को क्रमानुसार लिखने के तरीके सीखेंगे और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि आर्थिक चिट्ठा से आशय क्या होता है। उसके बाद दूसरा, आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं, आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा में अंतर, संपत्ति का आशय एवं वर्गीकरण, दायित्व का आशय एवं वर्गीकरण। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसके पहले वाले भाग में देखे थे। अब हम इसके आगे वाला भाग देखेंगे। बच्चों, हमारे अध्याय की रूपरेखा है संपत्तियों और दायित्वों को तरलता के क्रमानुसार लिखने के तरीके, उसके बाद तरलता के क्रमानुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप, अगला है संपत्तियों और दायित्वों को स्थिरता के क्रमानुसार लिखने के तरीके, स्थिरता के क्रमानुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप, और अंत में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों? आज के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है तरलता का क्रम। संपत्तियों और दायित्व को क्रमानुसार लिखने का जो तरीका है उसमें हम पहला क्रम देखेंगे, तरलता का क्रम। तो बच्चों देखिए, संपत्तियों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित होने के क्रम से और दायित्वों को भुगतान करने के क्रम से लिखते हैं। अर्थात जिस संपत्ति का मूल्य सबसे पहले वसूल हो सकता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, और फिर वसूली में जिस क्रम से समय लगता है उसे उसी क्रम में संपत्तियों को दिखाया जाता है। अर्थात संपत्ति, जो भी संपत्ति शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें पहले लिखते हैं। तरलता के क्रम में जो भी संपत्ति रोकड़ में शीघ्र परिवर्तित हो जाती हैं हम उन्हें पहले लिखते हैं, और जो भी संपत्ति जिन्हें टाइम लगता है रोकड़ में कन्वर्ट होने में उन्हें हम अंत में लिखते हैं। इसी तरह से दायित्व विधि को तरलता का क्रम कहते हैं। इसी प्रकार जिस दायित्व का सबसे पहले भुगतान करना होता है उसे सबसे पहले दिखाया जाता है, और फिर जिस क्रम में भुगतान करना होता है उसे उसी क्रम में दिखाया जाता है। तो जिस दायित्व को हमें सबसे पहले भुगतान करना है उसे हम सबसे पहले दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? और जिस दायित्व को हमें अंत में भुगतान करना है उसे अंत में दिखाते हैं, उसे उसी क्रम में लिखते हैं। समझ गए बच्चों? अब हम आगे इसके प्रारूप देखेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अब ये देखिए, आर्थिक चिट्ठा जो है ये तरलता के क्रम से दिखाया गया है, जो यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें आपको पता ही है इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था आर्थिक चिट्ठा में दायित्व और संपत्ति दो पक्ष होते हैं। तो पहले हम दायित्व पक्ष देखेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, दायित्व पक्ष में सबसे पहले बैंक अधिविकर्ष दिया गया है, फिर ऋण दिया गया। अब ये तरलता के क्रम से है, मतलब अर्थात बैंक अधिविकर्ष, ऋण, ये सब चीजें जो हैं हमें पहले ही पे करना है, पहले हमें इसका भुगतान करना है। समझ गए बच्चों? तो इसीलिए ये सारी चीजें पहले हैं, बैंक अधिविकर्ष, ऋण, देय विपत्र, विविध लेनदार। फिर इसके बाद हम पूंजी पर आते हैं। इसके बाद पूंजी का नंबर होता है। पूंजी में जोड़ो, पहले हम पूंजी में क्या जोड़ते हैं? शुद्ध लाभ, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता से ट्रांसफर करके
ले आते हैं और यहाँ दायित्व पक्ष के पूंजी में ऐड करते हैं। उसके बाद ब्याज, ब्याज भी हम जोड़ते हैं, हमें जो भी ब्याज प्राप्त होता है वो हम यहाँ पूंजी में जोड़ते हैं। फिर घटाते हैं आहरण को, आहरण अर्थात ड्रॉइंग्स, जो भी हम निकालते हैं हमारी जमा पूंजी में से जो रुपए या जो रोकड़ हम निकाल लेते हैं उन्हें हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय अर्थात जो व्यय ना दिए गए हों, वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होते हैं, जो खर्चे हमने नहीं पे किए हैं वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है। फिर अनुपार्जित आय और संचय तथा निधियां, ये सारी, संचय अर्थात बचत, जो हमारी बचत इन्वेस्टमेंट वगैरह होती हैं वो भी जो हमें पे करनी होती है, जो हमने पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये दायित्व के अंतर्गत हम लिखते हैं। और इसी क्रम में तरलता में जो हमें पहले पे करना रहता है, जैसे हम बैंक अधिविकर्ष सबसे पहले दे रहे हैं, उसके बाद ऋण देंगे, देय विपत्र, विविध लेनदार, तो ये इसी क्रम में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं संपत्ति के पक्ष में। संपत्ति के पक्ष में देखिए, सबसे पहला है रोकड़ हाथ में। तो ये जो है रोकड़ हाथ में है, ये शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है ना। उसके बाद रोकड़ बैंक में, बैंक से निकाल लें तो ये भी रोकड़ में ही परिवर्तित। फिर प्राप्य, विपत्र, विनियोग, अंतिम रहतिया, विविध लेनदार, सामग्री, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, फिर भूमि व भवन, ख्याति, ख्याति जानते हैं, नेम एंड फेम होता है, गुडविल होती है जो कंपनी की, उसे हम ख्याति कहते हैं। उपार्जित आय, उपार्जित आय, पूर्व दत्त व्यय, यंत्र व कल, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आर्थिक चिट्ठा के तरलता के क्रम में इसी क्रम में लिखी जाएंगी, ठीक है, इसी क्रम के अनुसार लिखी जाएंगी। जैसे रोकड़ जो है, हम जिस भी चीज को, जिस भी संपत्ति को आसानी से कैश में बदल सकते हैं, कैश अर्थात रोकड़ में, तो उसे सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे रोकड़ हाथ में है तो वो तो कैश ही है, तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद जिसको हम बहुत ही आसानी से कैश में परिवर्तित कर सकते हैं उसी क्रम में लिखा जाएगा। समझ में आया बच्चों? और उसके बाद अंत में योग, जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट में योग लास्ट में किया जाता है, दोनों साइड का टोटल समान आना चाहिए। बच्चों अब हम स्थिरता का क्रम देखेंगे। संपत्तियों और दायित्वों को क्रमानुसार लिखने के तरीके में दूसरा क्रम है स्थिरता का क्रम। यह क्रम तरलता के क्रम से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है ये। जैसे हम तरलता के क्रम में संपत्ति में जैसे हमने देखा जो रोकड़ में शीघ्र परिवर्तित हो जाएगा उसको सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत है। जैसे हम भूमि, यंत्र व कल ये सब पहले लिखेंगे और बाद में रोकड़, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये सब बाद में आएगा। समझ गए बच्चों? इसके बाद दूसरा है, इसमें सबसे पहले अधिक स्थायी संपत्तियां व स्थायी दायित्व लिखे जाते हैं, उसके बाद में कम स्थायी संपत्तियां एवं दायित्व लिखे जाते हैं। जो संपत्ति तथा दायित्व अधिक स्थायी हैं, जो अधिक स्थायी हैं, जो तरल नहीं है, उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे हमारे पास यंत्र व कल है, भूमि है, तो ये सारी चीजें पहले है, ये स्थायी संपत्ति हैं, इन्हें हम पहले लिखते हैं, और तरल संपत्तियां जो है बाद में आती हैं। इस क्रम को संयुक्त पूंजी कंपनी एवं सहकारी समितियों द्वारा अपनाया जाता है। जो संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं और सहकारी समितियां होती हैं वो इस क्रम को अधिकतर अपनाती हैं। इसी प्रकार दायित्व को भी हम लिखते हैं, जो अधिक स्थायी दायित्व हैं जिन्हें हम बाद में भी दे सकते हैं, तो उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो दायित्व स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं, उन्हें हम सबसे बाद में लिखते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये है हमारे स्थिरता का क्रम। अब हम इसका प्रारूप देखेंगे। तो बच्चों अब हम इसके प्रारूप पर आते हैं। सबसे पहले हम दायित्व पक्ष में देखेंगे क्या क्या आता है और किस क्रम में आता है। अब देखिए बच्चों, स्थिरता के क्रम में हमेशा हम पहले पूंजी लिखते हैं। समझ गए बच्चों? पूंजी सबसे पहले आता है, जो स्थायी दायित्व के रूप में माना जाता है।
पूंजी में आप जानते हैं शुद्ध लाभ और पूंजी पर जो ब्याज हमें मिलता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल बैंक में कुछ रुपए जमा किए हैं, ठीक है, आपने या हमने किसी ने भी जमा किए हैं तो उस पर हमें ब्याज मिलता है। हमारे बैंक में जो भी अमाउंट जमा है उस पर हर महीने या कुछ महीनों में बैंक हमें ब्याज देते हैं। उसी तरह से एक व्यापारी के पूंजी पर भी व्यापारी को ब्याज मिलता है जो इसमें ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। और शुद्ध लाभ जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है वो भी पूंजी में हम जोड़ते हैं और आहरण घटाते हैं। इसके बाद संचय व निधियां, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय, ऋण, देय विपत्र, विविध लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, ये सारी चीजें जो हैं जो अस्थाई होती जा रही हैं वो सबसे अंत में आएंगी। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार यहाँ पर हम आएंगे संपत्ति पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष में भी ख्याति सबसे पहले आएगा, ठीक है, वो स्थायी रहता है। फिर भूमि व भवन जो है वो भी स्थायी संपत्ति है। यंत्र व कल, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, फिर सामग्री, अंतिम रहतिया, विविध लेनदार, प्राप्य विपत्र, फिर उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर भी देखिए, जो स्थायी संपत्ति है वो सबसे पहले आ रही हैं। जो अधिक स्थायी हैं वो संपत्तियां सबसे पहले आ रही हैं और इसके विपरीत जो कम स्थायी हैं वो उसके बाद में आ रही हैं। समझ गए? तो इसी तरह से हम स्थिरता के क्रम को लिखते हैं और फिर अंत में इसमें भी योग करते हैं। दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। तो ये था हमारा आर्थिक चिट्ठे को क्रमानुसार लिखने के तरीके, जिसमें दो तरीके हैं। पहला है तरलता के क्रमानुसार और दूसरा है स्थिरता के क्रमानुसार। समझ गए बच्चों? अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विक्रय दिया गया है। विक्रय अर्थात सेल्स। ठीक है बच्चों, सेल्स है 41,200, 41,200। रोकड़ शेष अर्थात रोकड़ शेष को हम कहते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस। आहरण अर्थात ड्रॉइंग्स। मैं आपको अंग्रेजी में भी बता दे रही हूं। पूंजी अर्थात कैपिटल। मरम्मत अर्थात रिपेयर्स। डाक व्यय, पोस्टल एक्सपेंसेस। कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस। मोटर गाड़ी, व्हीकल्स। ब्याज दिया मतलब ब्याज जो दिया गया है। ओके, ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट पेड। ठीक है, जो पे किया है। क्रय अर्थात परचेजेस। यहाँ पर फर्नीचर है। फर्नीचर को तो आप जानते हैं, इंग्लिश में फर्नीचर ही कहते हैं। स्कंद अर्थात ओपनिंग स्टॉक। कमीशन, कमीशन ही होता है इंग्लिश में भी। किराया, किराया अर्थात रेंट जो मिला है, रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड। ऋणी अर्थात डेटर्स। विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न्स।
क्रय वापसी, परचेजेस रिटर्न। बैंक से ऋण, बैंक से ऋण मतलब बैंक से जो हमने कर्ज लिया है, बैंक लोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बैंक लोन। ओके, और नेक्स्ट है मजदूरी तथा वेतन, वेतन, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है बच्चों, और ये है अंत में अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। तो अब हम इससे क्या करेंगे, अपना व्यापार खाता सबसे पहले बनाएंगे। हमने सीखा है ना, अंतिम खातों में सबसे पहले व्यापार खाता बनाया जाता है, फिर लाभ हानि खाता और अंत में आर्थिक चिट्ठा। तो अब हम अपना व्यापार खाता बनाएंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है, जो मैं एक बार आपको अंग्रेजी में भी करके दिखाऊंगी इसी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले व्यापार तथा लाभ हानि खाता ऋणी 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वर्ष का, और इंग्लिश में यही चीज लिखेंगे आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ओके, ये अंग्रेजी में आप इसका हेडिंग ऐसे लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए एक ही में बनाया गया है, एक ही कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया गया। ऊपर जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट है, और नीचे जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। समझ गए बच्चों, क्योंकि दोनों में एक ही कॉलम होता है विवरण का और अमाउंट का, और ऋणी और धनी पक्ष होते हैं। समझ गए, तो दोनों चीजें एक ही में बना सकते हैं हम। अब देखिए विवरण है, तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ऊपर वाला यहाँ तक जहाँ पे योग दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। फिर नीचे से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये व्यापार खाता और ये लाभ हानि खाता। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास सबसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग स्टॉक, दैट इज प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, तो प्रारंभिक रहतिया देखिए यहाँ पर है हमारे पास, कंद को हम ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं, प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, तो ये है 18,000। ये देखिए बच्चों, प्रारंभिक रहतिया हमने यहाँ पर 18,000 लिख दिया। ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब आते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्रय लिखते हैं ना बच्चों। यहाँ पर देखिए क्रय हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा क्रय, क्रय 18,000 है, तो यहाँ पर क्रय का 18,000। अब क्रय पहले आप इंटरनल कॉलम में लिखोगे, अंदर ही लिखोगे आप क्रय का अमाउंट। आपको पहले देखना है जब जो हमारा परचेजेस है उसमें कोई रिटर्न्स भी है कि नहीं, क्योंकि हमें रिटर्न्स माइनस करना है ना, क्रय वापसी घटाकर फिर फाइनल अमाउंट हमें बाहर वाले कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्रय वापसी भी था, ये देखिए परचेज रिटर्न्स है यहाँ पर क्रय वापसी। तो क्रय वापसी जो है हम यहाँ पर इससे घटा रहे हैं, 18,000 में से 800 रुपए हमारा जो क्रय वापसी है घटाकर जो फाइनल अमाउंट है 17,200 रुपए, ये यहाँ पर लिखा है हमने। समझ गए बच्चों। अब आया हमारा मजदूरी और वेतन। मजदूरी और वेतन देखिए, मजदूरी और वेतन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है मजदूरी और वेतन। बच्चों अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, अगर मजदूरी और वेतन दिया, पहले मजदूरी दिया है फिर वेतन दिया है तो वो आपके व्यापार खाता में आता है। अगर आपको वेतन दिया है पहले फिर मजदूरी दिया है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लाभ हानि खाते में आएगा। समझ गए बच्चों। तो अगर वेजेस पहले दिया है तो ध्यान रखना वो आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें यहाँ पे मजदूरी दिया गया है, तो मजदूरी जो है हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मजदूरी का, अंग्रेजी में यही लिखते, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक रहतिया का है तो अंग्रेजी में हम टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओके, उसके बाद इसमें क्रय
वापसी माइनस करके हम यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख रहे हैं। क्रय का जो है ना टू परचेजेस लिखेंगे, टू परचेजेस, ठीक है। उसके बाद परचेजेस में हम परचेज रिटर्न्स माइनस करके यहाँ पर लिख रहे हैं और ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है। फिर मजदूरी और वेतन हमारा 2000 आया और उसके बाद हम अपने क्रेडिट कॉलम में आ जाते हैं। सॉरी एक मिनट बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सेल्स हम देखेंगे, ठीक है। सेल्स कहां पर है, विक्रय। सेल्स सबसे पहले दिया गया 41,200 जो हम धनी पक्ष में लिखेंगे। देखिए विक्रय से है ना, बाय सेल्स, अंग्रेजी में यही आ जाता है बाय सेल्स। तो यहाँ पर देखो सेल्स भी आप सबसे पहले इंटरनल कॉलम में लिखोगे, अंदर लिखोगे सेल्स, क्योंकि सेल्स में भी आपको देखना है अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो आप उसको पहले माइनस करोगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न माइनस किया और यहाँ पर लिख दिया 40,000। उसके बाद अंतिम रहतिया से, ठीक है, अंतिम रहतिया भी 30,000 आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। अंत में अंतिम रहतिया दिया गया है 30,000, तो ये आपका यहाँ पर 30,000 जो है यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद अब आप सबका टोटल करोगे, तो पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, धनी पक्ष का टोटल करोगे, तो आप उसके बाद ऋणी पक्ष का टोटल करोगे। जिसका टोटल ज्यादा आता है, जिसका योग ज्यादा आता है वो देखना है आपको। तो इसका यहाँ पर क्रेडिट साइड का योग ज्यादा आया, धनी पक्ष का योग ज्यादा आया और यहाँ पे 70,000 आया। 70,000 में से हम यहाँ देखेंगे ऋणी पक्ष का योग। ऋणी पक्ष में हमने ये लिखा था ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखा था और उसके बाद मजदूरी और वेतन। तो इन तीनों को हमने जोड़ा। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमने जो ये फाइनल अमाउंट है 70,000, इससे घटाया तो हमें 32,800 मिला। जो 32,800 हमें मिला है, जो यहाँ पर कम हो रहा था 32,800, वो है हमारा सकल लाभ। समझ गए बच्चों, वो होता है सकल लाभ। तो सकल लाभ नीचे ले आए, अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इंग्लिश में लिखेंगे CD, अर्थात कैरिड डाउन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इसमें अमाउंट डालेंगे, मरम्मत का, ठीक है, फिर डाक व्यय, जितने भी व्यय हैं सब आपके ऋणी पक्ष में आते हैं। तो सारे व्यय हमने यहाँ पर डाले, ठीक है। इसका अंग्रेजी में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर हमने सारे व्यय लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए सकल लाभ जो हमें यहाँ पर मिला था, तो ये हमें यहाँ पर ये ऋणी पक्ष में मिला था, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको धनी पक्ष में लेकर आएंगे। लाभ हानि खाते में कहा, धनी पक्ष में हम सबसे पहले सकल लाभ लेकर आएंगे। उसके बाद जो किराया, प्राप्त किराया मिला, हमारा वो इनकम है, एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इनकम जो है हम यहाँ पर लिखेंगे धनी पक्ष में, और जितने एक्सपेंडिचर हैं वो हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे। तो वो सारा चीजें हम वो सारी एक्सपेंडिचर्स हमने यहाँ पर लिख ली हैं, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर देखिए अब हम दोनों पक्षों का योग करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो कम अमाउंट्स हैं, देखिए दो ही मदे हैं, तो दोनों मदों का हमने टोटल किया तो 34,800 आया। फिर हम इन सारी मदों का टोटल कर रहे हैं। इन सारी जो मदों का टोटल है वो करने पर 34,800 से कम आ रहा है, तो इनका योग इससे कम आ रहा है। तो ये जो टोटल है, इस टोटल से इसका योग जो है हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। समझ गए बच्चों? तो ये योग घटाने के बाद हमें जो बैलेंस मिलता है तो वो इन दोनों योगों को बराबर करता है। दोनों साइड का योग जो होता है बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर करके हमें ये यहाँ पर शुद्ध लाभ मिलता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो जो योग बचा हुआ है वो हमारा शुद्ध लाभ है, दैट इज नेट प्रॉफिट। अब हम आते हैं अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए बच्चों, बैंक ऋण जो आया ये यहाँ पर जो है
तरलता के क्रम से बनाया गया है। बैंक ऋण सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद पूंजी, पूंजी में पूंजी था हमारा 64,000, जिसमें हमने शुद्ध लाभ ऐड किया है। शुद्ध लाभ ऐड करने के बाद 80,000 हमें मिला, शुद्ध लाभ है 16,000, 80,000 हमें टोटल मिला। 80,000 में से ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, आहरण को जो हम निकाल लेते हैं, तो 2,000 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 78,000 हो जाता है पूंजी का अमाउंट, ये है 78,000। और अब देखिए रोकड़, यहाँ पर संपत्ति के कॉलम में देखेंगे तो रोकड़ हाथ में हमारे 8,000, ऋणी अर्थात जो देनदार हैं डेटर्स 11,200, अंतिम रहतिया 30,000, मोटर गाड़ी 16,000, फर्नीचर जो है 24,000। तो इन सब को हम ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, सबको ऐड करेंगे तो दोनों का योग जो है 82,000 आना चाहिए, मतलब दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा बैलेंस शीट बन गया, समझ गए। और ये जो शुद्ध लाभ है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आए हैं, यहाँ पर जो शुद्ध लाभ है ये इसको पूंजी में हम ऐड करेंगे, समझ गए। तो ये हमारा शुद्ध लाभ ऐड हो गया दोनों साइड, तो ये 82,000 हमारा हमें इसका योग मिला है आर्थिक चिट्ठे का।